देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौत दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी के मणिपुर के दौरे से पहले एक के बाद एक कई सारे नेताओं ने एक साथ दे दिया है इस्तीफा। बताएंगे कहां पर लगी है झड़ी और क्यों बीजेपी के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर एक हाई प्रोफाइल चुनाव कराने से बच रही थी बीजेपी दोस्तों, लेकिन जब अंततोगत्वा कराया गया चुनाव तो जीत गई कांग्रेस पार्टी। बताएंगे कौन से राज्य का यह हाई प्रोफाइल चुनाव के नतीजे सामने आए हैं दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी की सरकार के खिलाफ महापंचायत का ऐलान किया गया है दोस्तों। बताएंगे एक बड़े नेता की हत्या के बाद ये बीजेपी शासित राज्य से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों तो जहां पर राहुल गांधी के सामने बीजेपी के नेता झुकते दिखाई दिए हैं दोस्तों। जो कर रहे थे 2 दिन पहले विरोध, अचानक से लाइन पर आ गए और नितिन गडकरी ने जताया है साजिश की बड़ी आशंका। क्या पैसे देकर नितिन गडकरी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है दोस्तों? उनके आरोपों के बारे में सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर उल्टा सीधा दावा करने वाली बीजेपी और आईटी सेल वाले खुद ही पकड़े गए हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मणिपुर के अंदर अचानक से मोदी के दौरे से पहले लगातार बीजेपी के नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लगना साफ इस बात के संकेत देता है कि मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी को बताना चाहते हैं कि जिस समय में नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए था उस समय में नहीं जाकर मणिपुर के लोगों का अपमान किया गया और अब केवल खाना पूर्ति मात्र के लिए आ रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मई 2023 में मैती और कुकी समाज के बीच में जोरदार तरीके का संघर्ष देखने को मिला था दोस्तों। और दोनों समुदायों के बीच में संघर्ष एसटी दर्जे की मांग को लेकर हुआ था, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हो गए और हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हो गए दोस्तों। यानी लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ा और अपना रिश्ता नाता तोड़ के जाना पड़ा दोस्तों। और लोग पूरी तरीके से परेशान नजर आए, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी मणिपुर के लोगों से मुलाकात करने के लिए नहीं गए दोस्तों। यानी मई 2023 से सोचिए मई 2024 बीत गया, लोकसभा का चुनाव भी हो गया, उसके बाद मई 2025 भी बीत गया, उसके बाद अब जाकर प्लान बनाया गया है दोस्तों। जबकि राहुल गांधी मई में शुरू हुई हिंसा के बाद यानी मई 2023 में हिंसा शुरू होती है और उसके बाद राहुल गांधी 29 और 30 जून को इम्फाल और चूरा चांदपुर के राहत शिविरों में पहुंचते हैं दोस्तों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करते हैं। इसके बाद राहुल गांधी जनवरी 2024 में भारत न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर के थौबल में उपस्थित होकर वहां पर हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हैं दोस्तों। फिर 8 जुलाई 2024 को राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करते हैं और जीरी बाम सहित अलग अलग राहत शिविरों में जाकर वहां पर प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हैं। यानी इस दौरान राहुल गांधी ने 3 बार मणिपुर की यात्रा कर ली और लोगों से मुलाकात कर लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी को एक बार भी जाने का टाइम नहीं मिला दोस्तों। और अब जाकर नरेंद्र मोदी का मणिपुर में कार्यक्रम लगाया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी कल यानी 13 सितंबर को मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोक में इस्तीफे की खबर सामने आई है दोस्तों। एक के बाद एक कई सारे नेताओं ने, बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी की विधानसभा की इकाई ने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के कल होने वाले दौरे से पहले ये जो बड़े बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है दोस्तों, इसमें मंडल के अध्यक्ष से लेकर महिला, युवा, किसान मोर्चा के प्रमुख तक शामिल है और निर्वाचन क्षेत्र के कई बूथ के अध्यक्षों ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के कोई नॉर्मल कार्यकर्ता नहीं बल्कि बीजेपी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है दोस्तों। एक तरीके से कहिए कि इस्तीफे की पूरी झड़ी लगी हुई है और दिग्गज नेता बीजेपी छोड़कर नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने लोगों की मौत हो गई, इसके बावजूद राहत पहुंचाने का कोई काम नहीं किया गया। केवल नरेंद्र मोदी यहां पर आना चाहते हैं, केवल फोटो खिंचवाने के लिए मणिपुर आ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अपने ही पदाधिकारी बीजेपी से इतने नाराज है कि उनको एक साथ सामूहिक इस्तीफा देना पड़ा है। इसी से पता चलता है कि मणिपुर के अंदर जनता में कितना गुस्सा होगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस टाइम पर लोगों के बीच में अब आए हैं, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सवाल नरेंद्र मोदी पर ही खड़े होंगे। और अगर आप भी मानते हैं कि ये थोक में इस्तीफे और भी कई सारे होने वाले हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अंदर लगभग 1.5 साल हो गए बीजेपी उपचुनाव नहीं करवा रही थी दोस्तों, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट थी। इस पर अगर बीजेपी उपचुनाव करवाती तो वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाती और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था दोस्तों। और बाद में जाकर आखिरकार इस पर इलेक्शन करवाए गए। ऐसे में अब नतीजे सामने आ गए हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को पटकनी दी है और जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दूलाराम इंदलिया ने बीजेपी की प्रत्याशी निर्मला देवी को एक तरफा मुकाबले में चुनाव में हरा दिया दोस्तों। और जिला प्रमुख के पोस्ट को लेकर जो नतीजे आए हैं उसके अनुसार
31 में से 26 वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिले हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को मात्र 5 वोट मिले हैं दोस्तों। और श्री गंगानगर जिला प्रमुख के तौर पर अब कांग्रेस के प्रत्याशी दुलाराम इंदलिया चुन लिए गए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि इस सीट पर पहले कांग्रेस पार्टी के जिला प्रमुख हुआ करते थे कुलदीप इंदौरा, जो लोकसभा का चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत गए दोस्तों। उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी और काफी हाई प्रोफाइल सीट है, इसीलिए यहां पर चुनाव कराने से बीजेपी बच रही थी। लेकिन अब जब चुनाव करवाए गए तो नतीजे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ गया है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी के अंदर यहां पर चुनाव कराने को लेकर एक डर था दोस्तों, लेकिन डर को कब तक बीजेपी बचाकर रखती। जब इलेक्शन हुए तो नतीजे कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आ गए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पिछले 2-3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों ने जमकर बवाल काटा हुआ है दोस्तों, इस बात को लेकर कि राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर कर्नाटका में जो बड़ा खुलासा किया था और उसके लिए जो पीडीएफ का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था, वो पीडीएफ विदेश के अंदर बनाया गया। यानी दावा किया गया कि भारत में नहीं बल्कि म्यांमार के अंदर उस पीडीएफ को बनाया गया था। यानी विदेशी शक्तियां भारत को तोड़ने का काम कर रही है और राहुल गांधी को पीडीएफ दिया गया। इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई गई दोस्तों और सबूत के तौर पर पीडीएफ का मेटा डेटा दिखाते हुए कहा गया कि भारत ग्रीनविच के टाइम से लगभग 5.5 घंटे आगे है। तो भारत के अंदर जो घड़ियां होती है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चल रही होती है। लेकिन जो राहुल गांधी ने पीडीएफ दिखाया था उसको जो सेव किया गया तो उसमें जो टाइम दिखाया गया है वो 6.5 घंटे आगे दिखाया गया है। यानी भारत से भी 1 घंटे ज्यादा दिखाया जा रहा है। इसका मतलब म्यांमार के आसपास ये पीडीएफ तैयार किया गया है। वोट चोरी का जो पीडीएफ था, इस पूरे मामले पर और भी भ्रांतियां झूठ फैलाई गई दोस्तों। इसके बाद पहले तो कांग्रेस पार्टी ने एक दिन जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने देखा कि बार बार आईटी सेल वाले एक ही झूठ बार बार फैला रहे हैं, तो इसके बाद अब इसका करारा जवाब देना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि सबसे पहले श्याम मीरा सिंह की ओर से कहा गया कि मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय के वेबसाइट पर दिए गए पीडीएफ को उठाया, यानी सरकारी पीडीएफ को उठाया, और जब उसका मेटा डेटा निकाला तो पता चला कि उसमें ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे यानी भारत की स्थिति में वो फाइल नहीं बनाई गई है बल्कि 5 घंटे ही दिखा रहा है। यानी पाकिस्तान में जो ग्रीनविच से 5 घंटे आगे का टाइम चलता है दोस्तों, उस टाइम पर पीडीएफ को सेव किया गया है, इस तरीके से दिखाया गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी के मंत्रालय यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो पीडीएफ अपलोड कर रखा है, तो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय पाकिस्तान से पीडीएफ मंगा रहा है? यानी दोस्तों जो लॉजिक देकर राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे थे, हूबहू सरकारी पेज पर मौजूद पीडीएफ को उठाकर फैक्ट चेक करके दिखा दिया गया है, जिसके बाद भाजपाइयों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रही दोस्तों। और इस पर मोहम्मद जुबैर की ओर से भी फैक्ट चेक करते हुए बीजेपी वालों को जमकर फटकार लगाई गई है दोस्तों। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी का पीडीएफ बनाया गया और जिस तरीके से मेटा डेटा निकाला गया, हमने भी हूबहू उसी तरीके से किया। हमने भी एडोबी इलस्ट्रेटर से पीडीएफ बनाया, उसके बाद मेटा डेटा निकालने के लिए एग्जिट टूल का इस्तेमाल किया, तो हमको जो दिखाई दिया वो हूबहू वही दिखाई दे रहा है जो राहुल गांधी वाले पीडीएफ में दिखाई दे रहा था। यानी 6.5 घंटे टाइमलाइन में आगे दिखाया जा रहा है, यानी म्यांमार का टाइम दिखाया जा रहा है। तो क्या हमने पीडीएफ म्यांमार में बनाया है? इसका जवाब दे भाजपा वाले। उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी बीजेपी वालों को सबूत के साथ में दिखा दिया है दोस्तों। यानी दिन दहाड़े देश की जनता को बेवकूफ बना रहे थे दोस्तों। इसके बाद अब मोहम्मद जुबैर ने भी फैक्ट चेक कर दिया, तो अब ये भाजपाई दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बड़हरा के आरजेडी के नेता राम बाबू सिंह उर्फ अशोक सिंह ने राजपूत महासभा का आयोजन करने का आह्वान दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सुमित सिंह के हत्यारों को जब तक सजा नहीं मिलती तब तक राजपूत महापंचायत के आंदोलन को जारी रखा जाएगा। उन्होंने महापंचायत बुलाकर बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने की बातें कही है दोस्तों। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सुमित सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। पिछले दिनों दवा कारोबारी सुमित सिंह की हत्या अपराधियों ने कर दी थी, जिसके बाद शहर के अंदर सनसनी मच गई दोस्तों। सुमित सिंह की हत्या से आक्रोशित राजपूत महापंचायत ने मशाल जुलूस निकालकर प्रतिकार किया दोस्तों और भोजपुर में बढ़ रहे अपराधियों के मनोबल को लेकर चिंता व्यक्त की है। हत्या के बाद अब भी अपराधी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनका अपराधियों के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों। यानी बिहार पुलिस के लोग हत्या होने के बाद भी अपराधी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। 2024 के चुनाव में भी राजपूत समाज ने बीजेपी का विरोध किया था और उसका असर देखने को मिला था दोस्तों, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। इसी के साथ में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी अबू धाबी में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ भारत के मैच का जोरदार विरोध करती है और सिंदूर रक्षा अभियान चलाएंगे हम लोग। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना हम लोगों के साथ में विश्वासघात है। राउत ने दावा किया कि बीजेपी के मंत्रियों के बच्चे जरूर ये मैच देखेंगे, यह राजद्रोह है। यानी दोस्तों जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का मैच
करवाया जा रहा है, एकदम उत्साह के साथ करवाया जा रहा है। इसमें बीजेपी की केंद्र सरकार और बीसीसीआई का हाथ है दोस्तों, उन्होंने मंजूरी दी है तभी जाकर ये मैच खेला जा रहा है। इसी पर उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरीके से अब विरोध के लिए मैदान में उतरी हुई है, सिंदूर रक्षा अभियान चलाने की तैयारी चल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और वर्तमान में निष्कासित हो चुके ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी को अपना निष्ठा दिखा रहे हैं दोस्तों, यानी बीजेपी का गुणगान गा रहे हैं ताकि बीजेपी आने वाले चुनाव के अंदर इनको टिकट दे दे। रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे राहुल गांधी की अध्यक्षता में चल रही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बैठक में पहुंचते हैं दोस्तों। यानी राहुल गांधी एक सांसद और विपक्ष के नेता है, तो सबसे सीनियर नेता है दोस्तों, इसीलिए राहुल गांधी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को हेड करते हैं और वहां पर सारे आईएएस मौजूद थे। उनके साथ में राहुल गांधी बैठक कर रहे थे और रायबरेली में विकास को लेकर क्या क्या चल रहा है और क्या आगे की प्लानिंग है, ये सारी बातें राहुल गांधी को बताई जा रही थी दोस्तों। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनोज पांडे की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो पाया दोस्तों। राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए बोला गया तो राहुल गांधी ने मना कर दिया। इसके बाद बीजेपी का विधायक वहां से चला गया विरोध जताते हुए। हालांकि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है और इसके बाद बैठक चलती रही। बीजेपी का नेता कहने लगा कि उसने बॉयकॉट कर दिया और बैठक में मौजूद नहीं रहेगा। हालांकि उसके रहने या नहीं रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, क्योंकि वो तो समाजवादी पार्टी का विधायक था, लेकिन अभी आजकल बीजेपी के साथ में है तो अपनी निष्ठा बीजेपी को दिखानी है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जबकि राहुल गांधी का विरोध करने का कोई असर नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है, यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद थे। तो मनोज पांडे यहाँ से चले जाएंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, यही सोचकर सभा चलती रही दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो भाजपाई से बड़ा भाजपाई बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में दूसरी पार्टी से बीजेपी में आते हैं, और ऐसे ही ये विधायक या ऊंचाहार के मनोज पांडे, दो शब्द इनके बारे में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी E20 फ्यूल को लेकर जोरदार तरीके से विरोध झेल रहे हैं दोस्तों। लोग ये सवाल पूछते हैं कि नितिन गडकरी का जब मंत्रालय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री नहीं है तो फिर वो बार बार E20 फ्यूल का समर्थन क्यों करते हैं, यानी पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाने का समर्थन क्यों करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि गन्ने का जूस मिलाने का समर्थन करते हैं, जबकि लोगों को 100% पेट्रोल मिलना चाहिए, लेकिन अब केवल 80% पेट्रोल मिल रहा है, 20% गन्ने का जूस मिलाकर बेचा जा रहा है। नितिन गडकरी को इसी का विरोध का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। इसके बाद नितिन गडकरी कहते हैं कि E20 को लेकर जो अभियान मेरे खिलाफ चलाया जा रहा है वो एक तरीके से पेड कैंपेन है, यानी पैसा देकर मेरे खिलाफ मेरी छवि खराब करने के लिए ये जानबूझकर कैंपेन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल लॉबी के द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और एक पेड कंपनी के साथ मिलकर ये सब चीजें की जा रही है, मेरी छवि बर्बाद की जा रही है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब नितिन गडकरी खुद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए नहीं है, उनका काम रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे से जुड़ा हुआ है दोस्तों, यानी हाईवे का काम उनको देखना चाहिए। भारत के अंदर रोड की स्थिति इतनी खराब है, इस बारे में उनको देखना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन वो हर जगह जाकर एथेनॉल की बातें करने लगते हैं दोस्तों, और उनका बेटा एथेनॉल बेचता है, ये बात सबको पता है। तो सवाल तो नितिन गडकरी के ऊपर खड़े होंगे, लेकिन जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि कोई पेड कैंपेन चल रहा है, पैसा देकर चलाया जा रहा है, तो क्या वो बीजेपी के नेताओं की ओर इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी बात है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर कई सारे आईटी सेल वाले बुरी तरीके से पगला गए हैं दोस्तों। उनको नेपाल के अंदर चल रहे आंदोलन के मूल भावना के बारे में ही नहीं पता है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता इनसाइट्स नाम से सोशल मीडिया पर कोई बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाम से आईटी सेल चला रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहा है दोस्तों, और उससे दावा करता है कि नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। जनजी समाज के लोग मैदान में उतर आए हैं, यानी युवा मैदान में उतर आए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं नेपाल को, जबकि नेपाल का कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें नहीं कर रहा दोस्तों। सबके सब भ्रष्टाचार से परेशान है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन ये बात मीडिया वाले और खासकर जो आईटी सेल वाले हैं वो जनता को नहीं बता रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बोलेंगे कि भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर आंदोलन हो रहा है तो खुद की सरकार पर सवाल खड़ा होगा। इसीलिए दावा किया जा रहा है, झूठा दावा, कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए यह आंदोलन हो रहा है। इस पर अब सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों ने फैक्ट चेक करते हुए बोल दिया कि थोड़ी तो नॉलेज रखो, ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं बल्कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। सौरभ भारद्वाज बोले, कहा ये हाल है, दिन रात सिर्फ झूठ बोलते रहते हैं ये लोग। साथ साथ दोस्तों
भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप का मैच हो रहा है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जिसका जवाब वे लोग तो नहीं दे रहे, लेकिन अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए उर्वशी जैन के नेतृत्व में 4 विधि छात्रों के द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि पहलगाम के आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन राष्ट्रीय गरिमा और जन भावना के विपरीत है, यानी लोगों की भावना के विपरीत है, अगेंस्ट है, इसीलिए इस तरीके का कोई भी मैच नहीं होना चाहिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए। एक वकील ने न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया। दोस्तों, पीठ ने कहा कि इसमें जल्दी क्या है, ये मैच हो रहा है, इसे होने दीजिए, मैच इसी संडे को होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कॉमन सी बात है दोस्तों, कोर्ट इस मामले पर क्या कर सकता है। मैच दुबई में हो रहा है, प्लेयर भारत के पहुंच चुके हैं, बीजेपी की केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, बीसीसीआई इसे आयोजन करवा रहा है दोस्तों, और उसके बाद अब आरोप लगाए जा रहे हैं प्लेयर के ऊपर कि वे लोग जाकर वहां पर हाथ मिला रहे हैं अपने विरोधियों से, जबकि पूरा अरेंजमेंट करके बीसीसीआई ने दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि इसमें अगर कोई दोषी है तो वो बीसीसीआई और बीजेपी सरकार के अंतर्गत आने वाला खेल मंत्रालय। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ विधेयकों को मंजूरी देने संबंधित समय सीमा तय करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है दोस्तों। खबर सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संदर्भ पर 10 दिन तक दलील सुनने के बाद बीते दिन अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा गया था कि एक संवैधानिक अदालत के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी को लेकर बहस हुआ, आप देखते हैं इस पर आगे क्या फैसला होता है दोस्तों। अलग अलग राज्यों की ओर से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी गई। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन शासित राज्यों ने कहा कि हम लोग ये मानते हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास अपने मन से कुछ भी तय करने का हक नहीं होना चाहिए, यानी वो अपने हिसाब से तय कर रहे हैं कि किस बिल को पास किया जाए, किस बिल को फेल किया जाए, किस बिल को आगे भेज दिया जाए, किस बिल पर कोई एक्शन ना लिया जाए। ये जरूरी नहीं है कि हर विधेयक को मंजूरी दे दी जाए, चाहे तो उसे खारिज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि विधेयक के ऊपर, बिल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसको जेब में रखकर पॉकेट वीटो बनाकर बैठे हुए हैं, यानी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और कानून जो पास हो जाना चाहिए था या फेल होकर वापस विधानसभा लौटना चाहिए था, वो कुछ नहीं हो रहा, केवल पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है, जिससे विधानसभा की पावर को सीधा झटका लगता है। और यही बड़ा कारण है कि दोस्तों ये संवैधानिक संकट से जुड़ा पूरा मामला है, इस पर जमकर चर्चा हुई है। देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। जो भी जानकारी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी के तहत शराब पीने के मामले में पकड़े गए लोगों को माफ करके उनका केस खत्म करने की मांग की है। यानी एक तरीके से शराबबंदी को लेकर जो पकड़े गए हैं, अपराधी पकड़े गए हैं, उन्हें छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। क्या इस बात को मंजूरी देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? और अगर मंजूरी नहीं देंगे तो उनके खिलाफ यह मामला पीछे पड़ सकता है दोस्तों। साथ साथ एनडीए गठबंधन में शामिल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बीते दिन एक बयान देकर अपने पार्टी के लिए माहौल बना दिया है दोस्तों। वो कहते हैं कि उनकी पार्टी को 17 से 18 सीटें चाहिए, इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। पहले वो 20 सीटें डिमांड कर रहे थे, अब 17 से 18 सीटों पर वो डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मुझे इतनी सीट नहीं मिलेगी तो मैं राज्य के अंदर अपनी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा कैसे दिलवा पाऊंगा। अगर उनको बिहार में अपनी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिलवाना है तो फिर कई सारी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा दोस्तों। पहली शर्त तो यही है कि 6% का वोट शेयर लेकर आए और 2 विधायकों को जिताए। 2 विधायक तो वो जितवा लेंगे, लेकिन 6% का वोट शेयर असंभव है उनके लिए। दूसरी कंडीशन है कि 3% सीटें चाहिए, यानी 243 का 3% निकालेंगे तो लगभग 8 के आसपास होगा दोस्तों, यानी 8 सीटें उनको जीतनी पड़ेगी। और अगर 8 सीटें जीतना चाहते हैं तो कम से कम दोगुनी सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तब जाकर 50% का उनका जीतने का रेशो रहेगा दोस्तों। और तीसरी कंडीशन होती है 8% वोट क्लोज की, यानी बिना सीटें जीते पूरे विधानसभा चुनाव में अगर 8% वोट इकट्ठा कर ले तब भी राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये तो कंडीशन उनके लिए असंभव है पूरा करना दोस्तों। तो एक ही कंडीशन वो पूरी कर सकते हैं, 3% सीटें जीतकर, और वो तभी संभव होगा जब वो ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़े। इसीलिए 17 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में मंत्री हैं दोस्तों दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने पहले राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए, गो बैक राहुल गांधी, यानी जब राहुल गांधी रायबरेली की ओर निकले थे दोस्तों तो हाईवे जाम करके राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के मंत्री रोड पर उतर आए थे और विरोध कर रहे थे। जाम लगा दिया गया था, 20 मिनट राहुल गांधी को जाम में फंसे रहना पड़ा दोस्तों। और इस दौरान राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगा रहे थे, लेकिन जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए तो राहुल गांधी से अपने बेटे को मिलवा रहे थे योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। दरअसल हुआ ये दोस्तों की संसदीय क्षेत्र में राहुल
राहुल गांधी स्वास्थ्य और सड़क के मुद्दों को लेकर अफसरों को निर्देश दे रहे थे। तो वहां पर दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी जब पहुंचते हैं हरचंदपुर ब्लॉक में, तो वहां पर पीयूष प्रताप सिंह से राहुल गांधी की आंखें टकरा जाती है दोस्तों। और पीयूष प्रताप सिंह दिनेश प्रताप सिंह के बेटे हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए आगे आते हैं पीयूष और राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं। इसके बाद तस्वीरें भी काफी शेयर की जा रही है दोस्तों। और यही अंतर है राहुल गांधी और अन्य नेताओं में दोस्तों। कोई और दूसरा नेता होता तो शायद राहुल गांधी की तरह इस तरीके से मुलाकात भी नहीं करता। राहुल गांधी को पता है कि दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे, इसके बावजूद राहुल गांधी उनके परिवार के व्यक्ति उनके बेटे से मुलाकात भी कर लेते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस पूरे प्रकरण पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को पार्टी संगठन से जुड़ी एक बैठक में आगामी कार्य योजना पर विमर्श किया गया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी इसमें शामिल हुए दोस्तों। बैठक हुई 2025 से जनता दल यूनाइटेड बड़ी उम्मीद के साथ बैठी हुई है कि इस बार वापसी हो जाएगी। 2020 के चुनाव में जो सबसे खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला उससे उभरने के लिए अब तमाम तरीके के रणनीतियां बनाई जा रही है दोस्तों। विमर्श किया गया, विचार किया गया और बूथ स्तर पर पार्टी संगठन को सशक्त बनाने, जमीनी स्तर पर समन्वय को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों राहुल गांधी की सुरक्षा पर सीआरपीएफ ने अलर्ट भेजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे, आप लोगों का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक बार फिर से शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।